अंतर क्या होता है मैंने आपको बताना चाहूँगा। बिजनेस जस्ट लाइक मार्केट में जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप वही कर रहे हो, वो बिजनेस है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। स्टार्टअप इन द सेंस मार्केट में जो लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नया करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस को एक नए लेवल पे आज के समय, जो आपके समय में जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, आज के समय में जो चीज़ें चल रही है उससे कनेक्ट करके एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके आना, वो स्टार्टअप, दैट कॉल स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया के तहत इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है इंडिया की, और छत्तीसगढ़ मैंने जैसे बताया सेकंड में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे बहुत इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। यानी कि हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति का एक स्टार्टअप हो और इसमें हैवी फंड इन्वेस्ट हो। चलिए ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट नीड के अकॉर्डिंग ही स्टार्टअप चालू होते हैं। अब चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहूँगा मैं, इसलिए कहना चाहूँगा कि हम सभी एक मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स, हम आइडिया तो लेके आ गए, ठीक है, हमने बिजनेस भी बना लिया, हमने खुद से बूटस्ट्रैप कर लिया। बूटस्ट्रैप कौन जानता है बूटस्ट्रैप के बारे में, बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ही शॉर्ट वर्ड में बताया, काफ़ी अच्छा बताया, इनके लिए तालियां बजना चाहिए था। हम मार्केट में कहते हैं ना, जितना आपके पास नॉलेज है, अगर उस नॉलेज का आप इस्तेमाल करना सीख गए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं, आपकी सक्सेसफुली बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल? सक्सेसफुल का सिर्फ एक ही मिनट है, एक ही मीनिंग्स है, आपने कुछ सोचा और उसे अचीव किया। एक इंसान अपने लाइफ में एक बार सक्सेस नहीं होता, मेरे हिसाब से वो हर बार सक्सेस होता है। आपने 12th में अच्छा नंबर ला लिया, आप सक्सेस हो। आपने कुछ टारगेट सोचा, उसको पूरा कर लिया। आपने सोचा कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, दौड़ूंगा, वो भी एक सक्सेस है। वो भी एक सक्सेस है या नहीं, बताइए। यस है, वो भी सक्सेस है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा अलग बना दिया। सक्सेस का मतलब है कि करोड़ों की कंपनी, करोड़ों का बिजनेस, या फिर करोड़ों रुपए, करोड़ों, बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे नेटवर्क, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान अपनी लाइफ में कई बार सक्सेस होता है, ये मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट में बूटस्ट्रैप के जैसे उन्होंने बताया कि बिना लोन लिए अपनी कंपनी आप बना सकते हो, बिना पैसे खर्च किए आप अपनी कंपनी बना सकते हो। कैसे? इन्होंने बताया बूटस्ट्रैप, तो मैं बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मान के चलिए आपको एक आइडिया है, आपको वेबसाइट और ऐप डेवलप करना है, ठीक है, तो आप अपने फैमिली के पास गए, ठीक है, और अपने पापा से डिस्कस किया, पापा मैं आपको डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ कंपनी। एक फर्म के लिए 2 लोग जरूरी है, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, कंफर्म है। तो आपने डिसाइड किया कि पापा मैं एक कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, एक स्टार्टअप ऑन करना चाहता हूँ मैं, और ये स्टार्टअप का कुछ आइडिया हो। आपके रितेश अग्रवाल के भी इन्वेस्टर सबसे पहले उनके फादर ही थे। हर एक एंटरप्रेन्योर के इन्वेस्टर स्टार्टिंग में फादर होते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टर नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है? बूस्टर। ठीक है, उन्होंने बूस्टअप किया, यानी कि आपको बूस्ट किया। वो आपको देते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, इनकी कैपेसिटी होती है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आसपास जानने वाले हो सकते हैं, जिनको आपने आइडिया बताया और वो आपको आइडिया पे आपको बिलीव करके। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे चैलेंज मेरा यही होता है, अपने आइडिया को सही तरीके से, जो आप सोच रहे हो उसको समझा पाना। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट और ऐप बनाना है अपने आइडिया को लेके, तो सबसे पहले आपको बूस्टअप एंड फ्री सीड फंडिंग। फ्री सीड की फंडिंग के बारे में किसको पता है? फ्री सीड फंडिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है? नो आइडिया? ठीक है, फ्री सीड फंडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये भी एक टाइप की फंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आपके रिलेटिव आपको फंड नहीं देते, आपके आसपास के लोग आपको फंड नहीं देते, आप दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि एक बहुत ऐसा व्यक्ति जो कुछ बड़ा करने की राह में कुछ खोज रहा है कि किसी स्टार्टअप में फंड करूँ और अपने पैसे को ग्रो करूँ। उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास वुमेन पावर नहीं है, उसके पास टीम नहीं है। पैसे तो हैं, आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो आइडिया खोज रहे हैं कि मैं पैसे ग्रो कैसे करूँ। तो कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसे मैं बताया 8 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सिर्फ इंडिया के अंदर $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे इंडिया के स्टार्टअप में हुए हैं। तो इन्वेस्टर खोजते रहते हैं कि कोई ऐसा स्टार्टअप हो जिसमें मैं फंड करूँ। आप उनके पास गए, अपना आइडिया पिच किया और वो इन्वेस्टर आपको फंड देते हैं। वो फंड ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा अमाउंट होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख,
ज़्यादा, जिसमें आप क्या करते हो, ऐप और वेबसाइट रेडी करते हो। आप अपनी ऐप और वेबसाइट रेडी करते हो, उसके बाद आप अपनी कंपनी को फाइल करते हो, सारी चीज़ें करते हो, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो, सारी चीज़ करते हो, वो बूटस्ट्रैप एंड फ्री सीड फंडिंग में आता है। थर्ड आता है, अब मान के चलिए आपने बना लिया, जिस एज में हम अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन आप पढ़ते होंगे डेफिनेटली, तो क्या कोई डिफरेंस बता सकते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन में? व्हाट द डिफरेंस? मार्केटिंग एंड प्रमोशन में किसी को डिफरेंस पता है? ठीक है, मार्केटिंग आप एडवर्टाइजमेंट, आप गूगल के साथ गूगल मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हो, यानी कि आपको ऐसे कस्टमर तक पहुंचाना है जो आपको नहीं जानते। इन शॉर्ट वेरी सिंपल मीनिंग है, आपको बस अपने प्रोडक्ट को ऐसे कस्टमर के पास पहुंचाना है जो आपको नहीं जानते, सिर्फ आपको कंपनी जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रोज स्टडी के बारे में जानते हैं लेकिन फाउंडर कौन है नहीं पता। कई ऐसे लोग हैं जो ओयो के बारे में जानते हैं, ओला के बारे में जानते हैं लेकिन उनके फाउंडर कौन है नहीं पता। वो सब कैसे हो रहा है? मार्केटिंग के थ्रू ही हो रहा है। आप देख रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, माउथ मार्केटिंग हो गया जो भी फॉर ऑल दैट, ठीक है, उसके जरिए आप क्या कर रहे हो, डेफिनेटली आप उसके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, ये मार्केटिंग है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, आपने किसी कंपनी के साथ टाइड अप किया, ठीक है, वो आपके बारे में बता रहा है, आप उसके बारे में बता रहे हो। आपने जैसे कपिल शर्मा शो कितने लोग देखते हैं? सभी देखते हैं, तो वहाँ पे मूवीज़ की प्रमोशन की जाती है, वहाँ पे मूवीज़ वाले लोग जो एक्टर्स होते हैं आते हैं और प्रमोशन करते हैं। दैट इज़ अ प्रमोशन, यही डिफरेंट है। अब इसके लिए आपको हैवी फंड चाहिए, आप 4 लाख 5 लाख 10 लाख से हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी हमारी जस्ट ये राउंड हमारा क्लियर हुआ है, 60 लाख की हम लोग की फंडिंग एग्रीमेंट हमारा जो क्लियर हुआ है एंड मुंबई से ही हुआ है। हमारे इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में टर्म शीट जो हमारे साइन हुआ है आगे, ये प्रमोशन। तो इसमें आता है सीड फंड एंड एंजल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं आपकी कंपनी में, और पुराने इन्वेस्टर्स और आपके पेरेंट्स हो गए या फिर जिन्होंने बूस्टअप किया है उनको रिटर्न मिलने वाला है। आपने आइडिया लाया, आपने उसको बिल्ड किया, आपने ऐप बनाया, आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट बिके, क्योंकि आपका प्रोडक्ट रेडी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा है लेकिन लोगों के लिए अच्छा है नहीं है, वो चीज़ें कंसिडर करती है बहुत सारी चीज़ें। तो आप सीड फंड एंड एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं। आप ये क्या होता है, किसी को पता है सीड फंड एंड एंजल इन्वेस्टर्स? यस बताइए, लग रहा है सारे ही बुक आप ही ले जाओगे। हमारे आइडियाज़ को पसंद करके और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बैठ। रोबर्ट कियोसाकी के अनुसार, जो कैश फ्लो के ऑथर हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक ई कॉलम यानी कि एम्प्लॉय, जो लोगों के अंदर काम करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देते हैं और कंटिन्यू काम करते रहते हैं, वो ई कॉलम में आते हैं। ठीक है, सेकेंड होते हैं एस कॉलम। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। लाइक आपने दुकान खोला, आपने चीज़ें जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है खरीदा और अपने दुकान डाल दिया, आप ये कर रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने कुछ, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ट्रस्ट में वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, आपने अपने आप को एम्प्लॉय दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया। आप बताइए कि अगर आप एक दिन अपनी दुकान नहीं गए तो क्या आपके पास पैसे आएंगे? नहीं आएगा। ये सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, ऐसे टाइप्स के जो होते हैं जो दुकान खोलते हैं, जो छोटे शॉप्स रहते हैं, ठीक है, कोई फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और ऑल दैट, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये एस कॉलम में आता है सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड, जो कि रिच माइंडसेट एंड रिच लोगों का माना गया है कॉलम, हमारा बी कॉलम। बी मतलब कि बिजनेस ओनर। मैं अगर रात में सो भी रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट भी बिक रहा है तो मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है लेकिन मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। मैं घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे मीटिंग्स कर रहा हूँ, आपके बीच में बात कर रहा हूँ, तब भी मेरे शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। मैं फ्री हूँ, मेरे लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं गाइड करता हूँ। एंड एक CEO की जिम्मेदारी होती है सिर्फ गाइड करना और डिसीजन लेना। तो एज अ CEO मेरे डिसीजन, गाइड्स, ये सब चीज़ें मैं करते रहता हूँ। तो मेरी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये होता है बी कॉलम, जिसमें मोस्ट ऑफ द बिलियनियर शामिल है। बायजूस के फाउंडर्स, उसके बाद ओयो के फाउंडर्स, ओला के फाउंडर्स, जो बिजनेस ओनर हैं। फोर्थ जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट मैं भी उसे की सपने देखता हूँ,
और स्टार्टिंग भी छोटा सा लेवल पे कर दिया। मैंने भी कुछ स्टार्टअप में फंड करने का सोचा है और कर रहा हूँ मैं ओपाइन एक स्टार्टअप से। तो ये होता है फोर्थ कॉलम, आई कॉलम, यानी कि इन्वेस्टर्स। वो सिर्फ पैसे लगाते हैं, यानी कि सीड फंड एंड एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसे लगाते हैं, उनका काम ही है पैसे लगाना। उनकी फर्म होती है सिर्फ पैसे लगाना। उनकी ग्रुप बनते हैं, 4-5 ग्रुप बनाया उन्होंने, आपस में ग्रुप बना लिया, 4-5 लोग रख लिया और वो बोलते हैं सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ स्टार्टअप के पिच देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं स्टार्टअप के बारे में और अपना पैसा लगाते हैं, डायरेक्ट पैसे लगाते हैं, खत्म। वो पैसा लगा दिए, आपके कंपनी के कुछ परसेंट हिस्सेदारी रख लीजिए, 5%, 10%, ठीक है, वो आपको पैसे दे दिए और आप सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पैसे रिटर्न नहीं करने हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं कम से कम आपके आईपीओ तक रुक सकते हैं। आईपीओ, आप आईपीओ जानते होंगे, आईपीओ आप ही जानते हो आईपीओ, और कोई नहीं जानता क्या आईपीओ क्या होता है? अब बीबीए के स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए आईपीओ क्या होता है। अब बताइए आईपीओ। बिल्कुल, कंपनी 10 साल 20 साल रन कर लेती है, मार्केट में एक इमेज बना लेती है, उसके बाद वो अपना आईपीओ लेके आती है, यानी कि अब हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है उसके ऊपर। अभी हर कोई इन्वेस्ट मेरी कंपनी में नहीं कर सकता, अगर करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता। कुछ स्पेशल लोग ही होंगे जो इन्वेस्टर्स बन सकते हैं हमारी कंपनी में। तो आईपीओ के बाद हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द इसमें सीड फंडिंग जो कि बहुत बड़े लेवल की होती है, ये हो सकती है आपका 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, ऐसे ही फंड होती है। 60 लाख 70 लाख, मतलब वो मान के चलो कि अच्छे खासा वैल्यूएशन में होता है आप लोगों का। 40 करोड़ हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अभी 20 करोड़ की वैल्यूएशन है और हमारी प्री वैल्यूएशन है 40 करोड़। हमारी कंपनी की 40 करोड़ की वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से जो 10% लेगा वो मेरे को पैसा देगा उसके हिसाब से। ऐसा होता है प्री वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या है मैं डेफिनेटली आगे शेयर करूँगा। उसके बाद आता है, अब आपको मान के चलिए सीआरएम मेंटेन करना है। अब सीआरएम क्या होता है किसको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरएम? तो सर सही कह रहे हैं आप, डेफिनेटली आप पढ़िए स्टार्टअप। मैं चाहता हूँ कि रायपुर के कुछ स्टार्टअप जो है मुंबई में आए और इन्वेस्टमेंट लेके जाए, और मैं हेल्प करूँगा, ट्रस्ट मी। इन्वेस्टर मीट कराने की मैं हेल्प करूँगा, चलो, लेकिन स्टार्टअप लेके आओ, ठीक है। तो फिर स्टार्टअप जो होते हैं वो सीआरएम पेश पे आते हैं। अब मान के चलिए आपने 10 करोड़ 20 करोड़ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने सब कुछ रेडी कर लिया, आपका कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? आपको एम्प्लॉय बेस बढ़ाना पड़ेगा, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। फॉर ऑल दैट आपको सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, एक एक डेटा को अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा। एक एक पर्सन आपके पास मैसेज आते हैं ना फ्लिपकार्ट से, हाय आपका जो नाम होता है, कैसे आते हैं? ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर से आते हैं, ठीक है। सीआरएम मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पे करती हैं, सीआरएम खुद का बनाती हैं। इसके लिए कितना चाहिए रहता है फंड? हो सकता है 100 करोड़, 100 करोड़ की बात करूँ, 99 करोड़, बहुत बड़ा हैवी फंड चाहिए रहता है। अब उसमें होती है उसमें इन्वायरमेंट होता है वीसीज का। अब वीसीज के बारे में कौन जानता है? मैं चाहता हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा बुक आप फ्री में ले जाओ, आप बता ही नहीं रहे हो आंसर। वेंचर कैपिटल इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको एक व्यक्ति पैसा नहीं देता, इसमें ये ग्रुप्स होता है इन्वेस्टर्स का, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, चेन्नई एंजल इन्वेस्टर, मुंबई एंजल इन्वेस्टर, आप लोगों ने शायद नाम कहीं सुना होगा, ठीक है। रायपुर एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं मेरे ख्याल से, सर्च कर रहा था, कुछ रायपुर एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं जो डायरेक्ट वीसी से कनेक्ट रहते हैं और 10, 15, 20 लोग मिलके आपके स्टार्टअप में फंड करते हैं। सॉरी, ये स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, आपकी कंपनी में फंड करते हैं। यहाँ तक आते आते आप स्टार्टअप नहीं कह रहे हो, आपकी एक कंपनी, ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हो, आप लेक्चर्स दे रहे हो और घूम रहे हो और आपकी शहर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, आपका प्रमोशन हो रहा है। वीसीज जो होते हैं बहुत ही बड़ा फंड करते हैं। इसी एज पे आने के बाद आप प्रोडक्ट बनाते हो, नए नए प्रोडक्ट। आपको पता है एक कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? आपके एक जो भी कंपनी आप जानते हो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होते, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 40 से 50 प्रोडक्ट होते हैं एक कंपनी के पास।
इसी एज में VCs के इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही इसमें सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C फॉर ऑल दैट चलते रहता है। और हर एक इन्वेस्टमेंट जो राउंड होता है बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। एक ग्रुप्स बैठे रहते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं। एक आइडिया पिच होता है, उस आइडिया पिच के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी की बात कर रहा हूँ। दैट कॉल VC, ये VC के थ्रू होता है। मैं आपको एक रोड में बता रहा हूँ, एक स्टार्टअप चालू करके आप क्या बन सकते हो। और आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और टाइम चाहिए तो आपको आई कॉलम में आना पड़ेगा। रियली बता रहा हूँ, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ घूमते हैं। साइलेंट मीटिंग्स का फोन नहीं बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये रोड मैप आप देख सकते हैं। जब एक आइडिया बेस, सिर्फ आइडिया बेस पे जब मैंने फ्री सीड फंडिंग ली थी, सिर्फ आइडिया था ये। आप आइडिया बेस पे फंडिंग ले सकते हो, ट्रस्ट मी। आपने पिच बनाया, आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपके फाउंडर्स माइंडसेट है, इन्वेस्टर ने देखा और आइडिया बेस पे आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया। लाइक शुभम विश्वास सर, ठीक है, निशा मैम, सिर्फ आइडिया बेस पे फंडिंग मिल सकता है। वहाँ पे मुंबई में बता रहा हूँ मैं, इनका आइडिया सिर्फ आइडिया रहता है, डायरेक्ट फंड करता है। अब फोन बजा, ठीक है। तो आइडिया बेस पे फंडिंग मिलती है, जो कि ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15% इक्विटी लेते हैं, आपकी हिस्सेदारी लेते हैं। उसके बाद आपको MVP, कौन जानता है MVP के बारे में? आप BBA है, आप पढ़ते होंगे डेफिनेटली। मिनिमम सब ऑनलाइन वाले। बिल्कुल, आज के समय में ऑनलाइन भी। अब देखिए, पोटेंशियल जब रहता है ना इंसान के अंदर, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। मैं लखनऊ से भानु गया, भानु प्रतापपुर बहुत छोटा एरिया है। मैं बता रहा हूँ 2 साल तक मैं डर लगता था मेरे को यहाँ पे जंगल में शेर भालू में निकल जाए। तो वहाँ से वहाँ गया, फिर उसके बाद मैं रायपुर आया। रायपुर से मैं मुंबई गया, पुणे ट्रैवल किया, बहुत सारे ट्रैवल किए, लोगों के इन्वायरमेंट को समझा, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए जो एंटरप्रेन्योर्स के थे, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। तो मैंने भी अपने माइंडसेट को चेंज किया, ये किया जा सकता है। तो जो MVP होता है, इसका मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी कि आपने एक वेबसाइट रेडी कर ली, सारी चीज़ें रेडी कर ली, आपने आइडिया को प्रैक्टिकल मार्केट में लॉन्च कर दिया और आप छोटे मोटे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो इसमें सीड फंडिंग होती है। इसमें आप सीड फंडिंग देख सकते हो 1.5 मिलियन, जो कि 7 करोड़ से ऊपर होते हैं। मेरे सामने ही कितने सारे स्टार्टअप करोड़ों में फंडिंग ले जाते हैं। मैं बोलता हूँ एक दिन आएगा मेरा भी, मैं भी ले जाऊँगा। तो ये करोड़ों में फंडिंग होती है MVP। उसके बाद आता है अपना सीड, मतलब VCs का इन्वॉल्वमेंट होता है, सीड 1, सीड 2, सीड C में आप देख सकते हो कि $50 मिलियन, डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 50 मिलियन सिर्फ नहीं, इनफ नहीं है, ये डॉलर है। करोड़ों रुपए रहते हैं, अरब रुपए रहते हैं, अरबों में भी वैल्यूएशन निकलती है। आपकी कंपनी की अरबों में वैल्यूएशन बन सकती है। आप थोड़ा बड़ा सोचो ना। आप क्यों हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में ही इनफ कर देंगे? आप लोगों के पास टाइम है। और मैं आज के टाइम को बताना चाहूँगा कि जो टाइम है ना, इस सही में गोल्डन युग है बोला जाता है। आज आप राजा की जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। राजा को क्या चाहिए रहता है? राजा एक क्लिक में क्या फूड डिलीवर करवा सकता था? आप करवा सकते हो, बिकॉज यू आर किंग। यस या नो? दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग यार, दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप एक क्लिक में फूड ऑर्डर करवा सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल आज के समय में। ये गोल्डन युग है और इस गोल्डन युग में आप ही लोग तो भविष्य हो। आप लोग की वजह से ही स्टार्टअप की इकोनॉमी बढ़ती है। आपको पता है स्टार्टअप ने इंडिया के अंदर कितने अच्छे लेवल पे इकोनॉमी को पहुँचाया है। पेंडेमिक में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेंडेमिक में जो स्टार्टअप्स थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप थे जो बहुत ही लोगों का हेल्प किए, फूड डिलीवर किए। छोटे छोटे स्टार्टअप, बड़े बड़े तो आप सुने होंगे, लेकिन छोटे छोटे स्टार्टअप भी बहुत सारी चीज़ें किए, इकोनॉमी को आगे ले गए। और ऐसे कंडीशन में जो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े देश घुटने टेक रहे थे, हमारे इंडिया खड़ा था। कैसे हुआ ये? सिर्फ युवा लोगों की वजह से हुआ। जो स्टार्टअप कल्चर थे, जो बिल्ड हुआ था, ये अभी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अभी 5 से 10 साल हुआ स्टार्टअप इंडिया में लॉन्च हुए, मुश्किल से 6 साल को 7 साल हुआ, 2014, 7-8 साल हुए बस। अब सोचो कि 10 साल 20 साल के बाद स्टार्टअप इंडिया क्या कमाल था। सोच के देखो ना, थोड़ा प्रोडक्शन करो, अब सोचो।
तो आप देख सकते हो कितना बड़ी फंडिंग रिसीव हो सकती है। आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड में जा रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप भी MBA के BBA के स्टूडेंट डेफिनेटली आप MBA भी करेंगे इन द फ्यूचर एंड या फिर कुछ स्टार्टअप चालू करेंगे या फिर कुछ भी बिजनेस करेंगे, कुछ तो करेंगे डेफिनेटली, जैसे तो पता होना चाहिए टेक्निकल टर्म्स है ये, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टर मीट्स होती है ना, इन्वेस्टर सिर्फ आइडिया देख के पैसे और आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका हर चीज़ देख के पैसे नहीं देता, वो एक रिपोर्ट बनवानी है। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर मैं ये शेयर कर दूँगा, डेफिनेटली आप ले लीजिएगा। ये टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। आप इन्वेस्टर की पिच करने जाएंगे, सिर्फ आइडिया और आईपैड उठाया और चले गए और आइडिया पेश किया और वो आपको पैसे दे देगा, ये ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। पहले मैं भी सोचता था कि ठीक है आइडिया ला दिया, सब कुछ ला दिया, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, DD, ठीक है, जिसको ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। अब इसके बारे में किसको पता है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट? नो आइडिया, ठीक है। ये मैं बताना चाहूँगा, जब हमारा मिस्टर सिंह के साथ इन्वेस्टमेंट राउंड चल रहा, पूरा नाम जसवंत सिंह, ये रिपोर्ट मांगी जाती है। आपके पास DD रिपोर्ट है? मैं जब सुना मैं DD सर क्या होता है, आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं है कि आप DD का क्या होता है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट किया, तब मेरे पता चला और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे काफ़ी सारे रिसर्च आप लोगों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ये उम्मीद के साथ कि आप आने वाले समय में कुछ स्टार्टअप चालू करें। तो ये अपना DD का मतलब यही होता है, इसमें पूरी तरह से रिसर्च की जाती है, आपके वैल्यूएशन कैसे दिखते हैं, आप कितने बड़े मार्केट हो। जैसे कि हमारे DD में लिखा गया है, वी आर अ फर्स्ट प्रोडक्ट इन दिस मार्केट, हम फर्स्ट प्रोडक्ट हैं जो हम बना रहे हैं, फर्स्ट प्लेयर है हम, ये रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। आपकी कंडीशन क्या है, आप जो आइडिया लेके आए हो किस कंडीशन में, आपके कॉम्पिटिशन कितने हैं, ये सब रिसर्च बेस पे एक DD बनाया जाता है, ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, जो कि एक फर्म करती है या फिर दूसरे कोई करता है, उसके लिए पे करते हैं वो लोग। तो ये DD रिपोर्ट मांगते हैं, उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा रिलैक्स बताना चाहूँगा इसके बारे में। वैल्यूएशन के बारे में किसको किसको पता है? वही लोग लग रहा है सारे बुक ले जाओगे, किसी को नहीं पता। बात करते हैं ना हम आपस में, किसी को पता है वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन? सर बहुत सही बता रहा हूँ। आप बताइए कि आपको जो फंड मिलने वाली है वो वैल्यूएशन के हिसाब से ही मिलेगी। अगर आपकी वैल्यूएशन 10 रुपये है तो आपको 1% शेयर कितना मिलेंगे? 1 रुपये। आप 1% सब शेयर दोगे, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो आपको 1% जब किसी इन्वेस्टर को दोगे तो आप 1 रुपये देगा। आपकी वैल्यूएशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपको फंड कितना मिलेगा। इन्वेस्टर ऐसा तो नहीं है कि बस अपने मन से पैसा दे देगा आपको, हाँ ठीक है आपने मांगा 50,000 और आपकी वैल्यूएशन है कुछ नहीं, तो 50,000 भी नहीं देगा, 5 रुपये भी नहीं देगा, 1 रुपये नहीं देगा। मैं ट्रस्ट वो इन्वेस्टर्स ना बहुत ही टर्म्स में बात करते हैं, बहुत ही अलग ही लेवल के व्यक्ति होते हैं वो लोग, काफ़ी टेक्निकल टर्म्स बात करते हैं, ऐसे टेक्निकल टर्म्स कि आप घबरा जाओगे। आंकड़े में बात करते हैं, डायरेक्ट नंबर्स में बात करते हैं। नंबर्स पता नहीं है, ठीक है आप बना के लेते हो, मीटिंग्स में डायरेक्ट उठा देते हैं। तो वैल्यूएशन के बारे में आप किसको पता है, आप किसको बता रहे थे वैल्यूएशन के बारे में, बताइए आपको। जो ऐसे जितने भी प्राइजेस होंगे तो उससे एक रिपोर्ट बनती है कि कितना उनका वो कैश है, मतलब उनके पास अवेलेबल, इसका वो प्रोसेस कर रहे हैं, कितना वो अपने फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सब वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर आता है। बड़ा सोच रहे हैं, ओके दैट्स गुड, ठीक है। एंड वैल्यूएशन जैसे मैंने बताया, आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज, आपके एसेट लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है और फ्यूचर वैल्यूएशन निकाली जाती है। यानी कि आप अगर आज सिर्फ एक छोटे से एरिया में, रायपुर के एरिया में मान के चलिए 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, तो रायपुर जैसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है तो प्रोडक्शन होता है, डेटा साइंस की जो टीम होती है, डेटा साइंस आप जानते ही हो, वो डेटा एनालाइज करती है, फिर उसके बाद वो वैल्यूएशन निकालती है कि इन्होंने इतना अर्न किया है इस स्टेज में, उसके बाद ये मुंबई में कितना अर्न कर पाएंगे, दिल्ली में कितना अर्न कर पाएंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकलती है।
तो आपकी वैल्यूएशन मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए भी अर्न किया है रायपुर में, लेकिन आपकी वैल्यूएशन 40 करोड़ में आ सकती है, 50 करोड़ में आ सकती है, 100 करोड़ में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट प्लेयर हो सकता है आप फर्स्ट प्लेयर हो सकता है कि आपकी कॉम्पिटिशन बहुत कम हो, मुंबई में आप लॉन्च कर रहे हो तो आप डेफिनेटली आप बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। उसके बेस पे एक इन्वेस्टर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाता है, उसके बेस पे आपको फंडिंग मिलती है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है, इन्वेस्टर बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आर्ग्यूमेंट में जीतना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि हम मैं 10 लाख की वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करूँगा, आप बोलेंगे नहीं सर मेरा फ्यूचर मैंने देखा है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं 10 लाख नहीं लेने वाला, मैं हो सकता है आप बोल सकते हो सर मैं 1 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करूँगा। हो सकता है आप ये बोल सकते हो कि आप पूरे कॉन्फिडेंस हो, आपका आइडिया अच्छा हो, आपने खुद 5 साल रन किया हो अपने बलबूते पे, ठीक है, अपने सीड फंडिंग से या फिर जिस भी तरीके से हो सकता है कि आपकी वैल्यूएशन करोड़ों में आ जाए, 20 करोड़ में आ जाए, तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे ना सर मेरी वैल्यूएशन तो 20 करोड़ में, मैं 20 करोड़ के नीचे मैं आपको वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं दूंगा, मेरे पास और भी टर्म सीट है, मेरे पास और भी इन्वेस्टर्स होते हैं। ऐसे आपको बात करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे जब आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट पता होगा। बिजनेस कैश फ्लो का मतलब जानते हैं आप ही जानते हैं? अरे बताइए बिजनेस कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो एक सिमिलर होता है वैल्यूएशन रिपोर्ट पर, मतलब जो भी हमारी लायबिलिटीज हम पे कर रहे हैं, मतलब हमारा कितना कैश मतलब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना हम अपने रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हम मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए। काफ़ी खुशी हुई मेरे को आपसे मिलकर। तो कैश फ्लो मतलब कि डेली का पैसे कितने आ रहा है आपके पास, सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बात किया जाए, कनेक्ट होकर बात किया जाए। आप पैसे कितने अर्न कर पा रहे हो, आपकी कंपनी के अकाउंट में डेली पैसे कितने आ रहे हैं, ठीक है, कितने जा रहे हैं, महीने में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टर देखते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्टअप चालू कर दिया लेकिन आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, आपका प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा, तो क्या वो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। तो डेफिनेटली ये कैश फ्लो होता है। उसके फाउंडर देखते हो, अगर मान के चलिए कि फाउंडर के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और फाउंडर ही अपने आइडिया पे भरोसा नहीं कर रहा है, वही क्विट करने का सोच रहा है, 5 साल चलाऊंगा सर उसके बाद बंद कर दूंगा। फाउंडर के अंदर ही थिंकिंग नहीं है, तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? इनफैक्ट मैं बोलूँगा सबसे पहले वो फाउंडर का देखता है, सबसे पहले वो बात की, मेरे से जब इन्वेस्टर फर्स्ट कनेक्ट हुआ सबसे पहले उन्होंने बात किया मेरे से कि आपका आइडिया कैसे आ रहा है, मेरे से कनेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुंबई आइए, मैं मीट करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले फाउंडर ही मीटअप करता है कि आप क्या थिंकिंग के साथ आइडिया चालू की है। मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं चाहता हूँ कि और स्टूडेंट के साथ ना हो, आने वाले समय में इतने सारे फ्रॉड होते हैं, उस फ्रॉड को कम किया जा सके इंडिया के अंदर। ये मेरा एक इमोशन पॉइंट था उनके लिए, उन्होंने बोला ग्रेट आइडिया कम, तो उन्होंने बुलाया और उनको सारी चीज़ें देखी। ये लास्ट है हमारा, लास्ट है, रिलैक्स हो जाइए, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, लंबी सांसें ले लीजिए। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो मैनेजमेंट टीम सबने जो मैनेजमेंट किया काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि ये देख के कि मेरे कॉलेज में मैं खुद आज इस कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया एंड इस कॉलेज ने मेरे को इतना कुछ सिखाया। और सबसे पहला पिच मैं इसी कॉलेज की वजह से कलिंगा यूनिवर्सिटी में दिया, सब लोग आइडिया होगा। सबसे पहले पिच मैंने कलिंगा यूनिवर्सिटी में दिया और वहाँ पे अपना स्टार्टअप के बारे में, या रायपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब 10 इन्वेस्टर बोले कि आइडिया अच्छा है। भले वो इन्वेस्ट नहीं किए, बोले कि काम करो अभी, लेकिन उन्होंने बोला कि आइडिया अच्छा है, बहुत आगे जा सकता है। मैं ऐसे इन्वेस्टर ऐसे स्टार्टअप को, भले उन्होंने बोला कि मैं स्टार्टअप को फंड नहीं कर सकता, सॉरी यार, क्योंकि आपका लीगल कुछ है ही नहीं, बस आइडिया बेस्ड था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे स्टार्टअप को नहीं करते, आपको बूस्टरअप की जरूरत है। उन्होंने गाइड किया, मैंने बोला ठीक है सर, आप नंबर दे दीजिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करूँगा आपसे। तो लीगल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई फंड नहीं करेगा जब तक आपकी लीगल चीज़ें कंप्लीट नहीं। मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते थे जब मैं जाता था इवेंट्स मीटिंग्स में, सर हमने स्टार्टअप तो चालू कर लिया, मैंने आइडिया तो ला लिया, नेक्स्ट क्या होगा, कंपनी कैसे होगी, बिना कंपनी बिना शेयर्स बने कोई कैसे इन्वेस्ट करेगा।
करेगा क्या कोई इन्वेस्टमेंट? नहीं करेगा। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी में मुझे यही फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने बोला सब ठीक है, अभी एज है, अभी फेल होने के चांसेस हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लीगली तो बनाना है। तो उन्होंने बोला कि रात पैसे खर्च होते हैं इसमें। मैंने ठीक है सर, देखते हैं कितना खर्च होते हैं। एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एशिया के सबसे पहले थियल फेलोशिप अचीवमेंट किसको मिला था? किसी को पता है? हाँ, रितेश अग्रवाल, उन्होंने बताया। गुड। क्या नाम है आपका? हाँ, मुझे अच्छा लगा आप अपडेट रहते हो। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो रितेश अग्रवाल को मिला। आपको पता है किस कंडीशन में मिला? मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने एक सुना, एक मूवी थी सोशल मीडिया मूवी, फेसबुक के फाउंडर की मूवी है। उन्होंने जब रिसर्च की, देखा सोशल मीडिया में, मतलब मूवी में ऐसी बात हो रहा था कि चलती है, जो पेपाल के फाउंडर हैं, उन्होंने लैपटॉप उठाया और अप्लाई कर दिया। और आइडिया इतना अच्छा था, सिलेक्ट हो गया। उनको थियल फेलो बुलाया गया, यूएस में बुलाया गया। वहाँ पे सारी चीज़ ट्रेनिंग होती। जब उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा, इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने थियल फेलोशिप के बारे में सुना क्या और क्यों अप्लाई किया? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो आप सभी के लाइफ में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। उन्होंने बोला कि देखिए, मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करना नहीं छोड़ सकता। मैंने एक ही ट्राई नहीं किया था, आई जस्ट नॉट स्मॉल, मतलब कोई ट्राई मैंने नहीं किया। सिंपल सी यही फंडामेंट है, मैंने कोई ट्राई नहीं किया। ये गलत है। अब ट्राई नहीं कर रहे हो तो कोई गलत है। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारी ट्राई की, मैं मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने मेरे सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन यूएसए में उनका सिलेक्शन हो गया। ये यूएसए से ऑपरेट होता है, पीतल थिल नेपाल के फाउंडर चलाते हैं, जिसमें आपको समथिंग $1000, समथिंग 75 करोड़ लाख तक आपको फंडिंग मिल जाती है, बिना शेयर दिए। सिर्फ ट्रेनिंग बेस पे होता है, सारी चीज़ें होती हैं। बाद में आपकी इक्विटी इंक्रीज आ सकती हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन नेटवर्क काफ़ी अच्छा बिल्ड होता है। टॉप 40 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। रितेश अग्रवाल इंडिया में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन वहाँ सिलेक्ट हो गए। ये कैसे हुआ? उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने ये सोचा नहीं कि सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या पता सिलेक्ट ना हो। उन्होंने लैपटॉप उठाया और ऑर्डर कर अप्लाई कर दिया और सिलेक्ट हो गए। उसके बाद टॉप 20 में भी आ गए, और आज उनका स्टार्टअप क्या है आप सभी जानते हैं। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो मानता हूँ, मैं भी बहुत बार फेल हुआ। मैं एक बार फेल हुआ। बहुत सारे इन्वेस्टर ने मना किया, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मुझे भी बताया गया। टेक्निकल टर्म बहुत ज़रूरी है। अब टेक्निकल टर्म्स में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने परसेंटेज बेस पे आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। अब बताइए MCA के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। मैं बताना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक फर्म है, जो सारी कंपनी को, जितने भी कंपनियाँ हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, प्राइवेट नंबर, रजिस्टर्ड नंबर देती है, सारी चीज़ें देती है। ये लास्ट है हमारा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले समय के लिए। आप जो भी चालू करेंगे, आपको अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी बनाएंगे, डेफिनेटली आप कंपनी फाइल करेंगे, या फिर कुछ। आज बड़े बड़े एक्टर की कंपनी चल रहा है, आपको पता है ना? अक्षय कुमार ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, मेरे को उतना आइडिया नहीं, उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे हम जैसे लोग स्टार्टअप चालू करना चाहिए। हम लोग यंग हैं, हम लोग, आप इस चीज़ को समझिए। जब एज निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं। तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसमें आपको रजिस्टर्ड नंबर देता है, सब मिलता है, कंपनी आपको अप्रूवल करती है, सारी चीज़ें, आपके शेयर्स बनते हैं, हर एक चीज़ ये प्रोसीजर होता है MCA के बाद। MCA के द्वारा ही होता है। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनानी है कि क्या बनाना है आपको, ठीक है, जो भी छोटा मोटा फॉर्म बनाना है, पार्टनरशिप बनानी है, तो ये सब चीज़ें इसी के द्वारा ही अप्रूवल की जाती है। सेकेंड आता है अपना TM, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? अभी जानते हैं? चलिए, आप मौका किसी और को दे रहे हैं, आप बताइए। सर कोई प्रोडक्ट में जैसे ISI मार्क है, और ISI सर जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है प्रोडक्ट, आप बताइए। वेरीफाइड रहता है गवर्नमेंट का। वेरीफाइड। आप
बायजूस का लोगो देख के आप क्या फील करते हो? आप फील करते हो एजुकेशन कंपनी है, ऑटोमेटिक आ जाता है, वहाँ पे कहीं लिखा रहता है एजुकेशन है? नहीं है ना, सिर्फ बायजूस का लोगो देखा या फिर किसी भी कंपनी का लोगो देखा कि हाँ ये इस फील्ड में है, इस फील्ड के रिलेटिव है। एक्चुअल में ये कंपनी का ब्रांड इमेज होता है। एक्चुअल में कंपनी का एक ब्रांड इमेज होता है, ट्रेडमार्क उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लोगो। जैसे आपका फेस देख के आपको पहचान जाते हैं लोग कि आपका नाम क्या है, वैसे आपका लोगो देख के और इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि कोई और आपके लोगों पे यूज ना करे। और उसके बाद बताते हैं ROC। अब इसके बारे में कौन जानते हैं ROC? चलिए आप बताइए। जो कंपनीज के रूल्स एंड रजिस्ट्रार होता है, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। अब जिस कंपनी को जिस जहाँ पे आप फाइल कर रहे हो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, right? आप टैक्स देते हो, कैसे देते हो? सिर्फ ROC के द्वारा। आप अकाउंट खुलवाते हो अपनी कंपनी का, आप अपने कंपनी का पैसा का लेन देन अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं कर सकते, ये सबसे पहला रूल होता है। आप देखते हो कई मतलब फाउंडर्स होते हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं होता है लेकिन वो बिलियनियर रहते हैं। ये कैसे होता है? शेयर्स, उनके अकाउंट में नहीं है पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास शेयर्स है, उनके पास शेयर्स रहते हैं। अभी मेरे पास 75